नमस्कार प्यारे बच्चों, कैपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी टॉपर से अगर हम बात करेंगे या उनका इंटरव्यू देखेंगे, स्पेशली क्लास 10th में, तो वहाँ आप पाएंगे कि जो भी टॉपर है वो कहीं ना कहीं फूल में से फूल, मतलब अगर इस साल की हम बात करें तो 30 मार्क्स के साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें से जब वो 30 या कम से कम भी अगर हम ले तो 29 का स्कोर जब करता है, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनका काफ़ी रोल होता है। तो वो जो सीरीज़ में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये परीक्षा अध्ययन के एमसीक्यू आपको यहाँ दिखने वाले हैं। परीक्षा अध्ययन में जब आप पढ़ेंगे तो आप सिंगल टॉपिक को पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि जो टॉपिक परीक्षा अध्ययन के अंदर है वही आपको आने वाले हैं, परंतु जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो उसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये बिल्कुल मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम। शुरू से लास्ट तक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज जो हम करेंगे यहाँ पर, वो मैं आपको करवाऊँगा जो हमारे रसायन विज्ञान है हिंदी माध्यम में, केमिस्ट्री के जितने भी आपके परीक्षा अध्ययन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चाहे उसमें आपके रिक्त स्थान हो, सही जोड़ी हो, एक वाक्य में उत्तर हो, सभी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ करेंगे और उनको समझाने का प्रयास भी मैं करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन, अब आपको पता है 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में चीज़ों का केवल आकार बदलता है, केवल आकार बदलता है और केवल उसका स्टेट बदलता है। जैसे कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ खोलते पानी का जल वाष्प बनना, तो ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यहाँ क्या पूछा? नहीं है, तो ये तो है ना। जब भाप बनेगा तो वो वापस से भाप क्या बन सकता है? पानी। तो ये रिवर्सिबल भी होता है, मतलब रिटर्न भी हो सकता है ये, जैसे जल से वाष्प बनना और वाष्प से वापस जल बनना, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो देखिए यहाँ बर्फ का पिघलकर जल बनना और जल से फिर बर्फ बन सकता है, तो ये रिवर्सिबल इसको बोलते हैं, जो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तीसरा है आपका नमक में पानी का घुलना। तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा नमक में पानी का घुलना, और उसको हम एक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं नमक के पानी में से नमक को। लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, एलपीजी का दहन। तो एलपीजी का जो दहन है वो एक प्रकार का कैसा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दहन के बाद में जो भी वहाँ पे धुआं निकलता है या जो भी वहाँ एनर्जी निकलती है, उससे वापस अपन एलपीजी गैस को नहीं बना सकते हैं। तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है आपका। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये प्रश्न काफी थोड़े कठिन हम बोल सकते हैं इनको, जहां असत्य आता है जहां नहीं आते हैं, और आपके पेपर में लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। ये एक आपको समीकरण दे के रखा है, इसमें से असत्य बताना है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखते हैं, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम पूरे का नाम बोलेंगे। शीशे के साथ क्या है? ऑक्साइड। तो शीशे के साथ ऑक्साइड है, या हम अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो लीड ऑक्साइड है ना। सीसा को इंग्लिश में बोलते हैं लीड ऑक्साइड।
तो लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ना कि अकेला लीड हो रहा है। तो ये तो जो है आपका गलत है, वो गलत ही पूछा है, उसमें असत्य पूछा, तो एक तो ये हो जाएगा। ये सुनो, अब देखिए हम अगर समय बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी पहला है, यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो नहीं आएगा आंसर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में एक जगह ही पहला ऑप्शन दिखे तो वो टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो बिल्कुल असत्य है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल असत्य है। तीसरा है आपका कार्बन उपचयित हो रहा है, जो अकेला कार्बन है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो ये भी गलत है। कौन सा, कार्बन। दूसरा भी गलत है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन के अंदर यहाँ देखेंगे आप ऑक्सीजन मिला है, तो जब ऑक्सीजन मिलता है तो उपचयित होता है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयित होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा, केवल कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन मिला ना तो कार्बन होगा। कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन यहाँ पे उपचयित नहीं हो रहा, यहाँ पे अपचयित हो रहा है, तो ये तो क्षमा चाहता हूँ मैं, यहाँ पे उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन असत्य पूछा है, लीड ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे मैंने बोला लीड ऑक्साइड जो है, लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा तो पहला और दूसरा, कहाँ है पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका सही आंसर है। अगली समीकरण देके रखिए और पूछा यहाँ पर कि इसमें से किस प्रकार की अभिक्रिया ये है, तो आपको बिल्कुल देख के आप बता सकते हैं। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, Al जो है एल्यूमिनियम ने Fe मतलब आयरन की जगह ले ली है। तो जब इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सही, विस्थापन। क्या हो रहा है यहाँ पे, विस्थापन हो रहा है संयोजन में, तो दो चीजें मिलती है, वियोजन में दो चीजें अलग होती है, द्विस्थापन में दो प्रकार के आयन्स एक्सचेंज होते हैं, तो ये है आपको विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने में क्या होता है, तो ये आप सबसे अच्छी विधि है, इसको लिख के देख लो आप। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्या है यहाँ पर, लोहे का चूर्ण मतलब आयरन को मिलाने पे क्या होगा, तो आपको सबको पता है कि FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए आप ऑप्शन में मिलाइए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, तो बिल्कुल ये आयरन क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लोरीन गैस नहीं निकल रही है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन एवं लवण बनता है, तो ये बाकी के ऑप्शन गलत है आपके। अगला है आपका, अगला ऑप्शन है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। ऐसे अगर जहाँ पे दो अभिकारक हो और उत्पाद एक बने, ये ए और बी माना कि दो अभिकारक है और उत्पाद कितना बन रहा, अकेला, तो वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया होती है, तो ये संयोजन है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है, CaOH2 बनाती है और उष्मा यहाँ निकलती है, तो ये कैसी है, उष्मा छेपी है। जहाँ पर उष्मा निकलती है, जहाँ उष्मा निकलती है वो कैसी होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। आगे हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कुछ प्रश्न हैं, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण रूप में प्रतीकात्मक निरूपण, अगर किसी अभिक्रिया का हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे ऊपर ही मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखा था, ये लिखा हुआ जो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, और इसको जब मैंने क्या लिखा,
उसके सिंबल लिख दिए मैंने यहाँ पे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने लिख दिया फार्मूला, क्योंकि एक प्रकार का यौगिक के होते हैं फार्मूले, प्लस जल। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, एक प्रकार का ये है समीकरण। आपका क्या है, समीकरण है। किस प्रकार से, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब उनके सिंबल लिखना। निरूपण करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका क्या, रासायनिक समीकरण। दूसरा है ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद कितना है, एकल है, और अभिकारक क्या है, दो या दो से अधिक। तो अभी मैंने बताया वो होती है आपकी क्या, संयोजन। तो ये हो जाएगा पहले का, ये हो जाएगा दूसरे का संयोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न यहां पर है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से छोटे उत्पाद में, अब ये जो है अभी संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में अभिकारक दो या दो से ज़्यादा थे, यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक तो एक ही रहेगा, लेकिन जो आपके उत्पाद हैं वो क्या हो जाएंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे कि इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो है एरो के इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक। वो जो एरो के इधर बनता है राइट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जब स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अभी अपन ने देखा है ना, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि वो क्या होती है। तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं अपन द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन वो होता है। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये रिक्त स्थान हुए हमारे कंप्लीट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जितने भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इनको भी एग्जाम में करके जाते तो काफ़ी आपको यहाँ पे सहायता मिलने वाली है। अगला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। जो असत्य है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी होता है। उष्मा शोषी जहाँ उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषित होती है, सॉरी शोषण नहीं होता, उष्मा शोषित होती है, मतलब जहाँ पे उष्मा की जरूरत होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उष्मा छेपी होता है, ना कि उष्मा शोषी होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। CaCO3 अभी मैंने बताया था उष्मीय अपघटक अभिक्रिया है, उष्मीय अपघटक अभिक्रिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपघटन हो रहा है, तो ये अपघटक अभिक्रिया है। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन का ठंडा हो जाना। अब जल अगर ठंडा होगा तो वो वहाँ ऊर्जा नहीं निकल रही है, ठंडा हो रहा, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल नहीं है, ऊष्माक्षेपी नहीं है, वो कैसी है, उष्मा शोषी है। जो H2O जो है, अगर हम उसमें विद्युत का संचालन करते हैं तो विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा ही रहा है कि विद्युत जब हम उसके अंदर चलाएंगे तो वो टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो सही हो जाएगा आपका। जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं, है ना, ऑक्सीकृत हो जाते हैं मतलब उपचयित हो जाते हैं, वो ऑक्सीकारक उपचायक कहलाते हैं। तो वो जो ऑक्सीकारक क्या कहलाते हैं,
उपचायक कहलाते हैं, तो बिल्कुल ऑक्सीकारक उपचायक नहीं कहलाते हैं। जो यौगिक के साथ होता है उसको उपचायक बोलते हैं। आगे हम देखेंगे उष्मा के द्वारा अपघटन। उष्मा के द्वारा अपघटन जो होता है तो वो एक प्रकार का होता है आपका उष्मीय अपघटन। क्या होता है? उष्मीय अपघटन होता है। प्रकाश के द्वारा अपघटन तो बिल्कुल आसान है, प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा तो विद्युतीय अपघटन। उष्मा का अवशोषण, जहाँ उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्मा शोषी होता है। और उष्मा का उत्पन्न होना, जहाँ उष्मा उत्पन्न होती है अभिकारक के मिलाने पर, तो वो क्या कहलाता है आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो कहलाती है। जैसे आपने ग्लास में क्या लिया, चूना लिया, उस चूने के अंदर क्या डाला आपने, पानी डाला। क्या डाला? पानी। और जब इस ग्लास को आप छुएंगे तो ये गर्म आपको लगेगा, तो वो अभिक्रिया ऐसी उस अभिक्रिया होती है उष्मा क्षेपी, जहाँ उष्मा निकलती है। आगे हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक के ऑक्सीजन संयुक्त होती है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलती है किससे, यौगिक से, तो क्या होता है यहाँ पर, है ना, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है जब ऑक्सीजन संयुक्त होती है मतलब मिलती है तो उसको बोलते हैं अपन उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ कार्बन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली ना, तो देखो ये एक प्रकार का, यहाँ तो ये तो एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है, यौगिक में भी मिलती है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बना है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जहाँ ऑक्सीजन मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उपचयन बोलते हैं। जब किसी क्षति होती है, अगर यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, तो जैसे H2O, अभी अपन ने देखा विद्युत जब होगी यहाँ पर तो ये काय में टूट जाएगा, H2 में और O2 में। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है किसी भी यौगिक के अंदर से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अपचयन। क्या बोलते हैं? जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ उपचयन, जहाँ ऑक्सीजन निकलती है उसको बोलते हैं अपन अपचयन। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका अपचयन। ठीक है, आगे हम देखते हैं दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ का बनना। जब दो विलयन जब हम मिलाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनका एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण उसको बोला जाता है। चौथे में देखते हैं जिस अभिक्रिया में उपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन निकलती भी है और ऑक्सीजन जुड़ती भी है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं यहाँ पर उपचयन। इसको हम बोलते हैं या तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। या इसका एक और नाम होता है, वो होता है उपापचयन, है ना। उपचयन भी होता है और अपचयन भी जहाँ होता है वहाँ पर। देखिए किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड और जिंक, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, कहाँ जाएगी, जिंक के साथ में, और एक जगह क्या होगा, यहाँ पर कॉपर बच जाएगा। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकली कॉपर ऑक्साइड से और जिंक में मिली, तो यहाँ जहाँ से निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ क्या हुआ है, अपचयन। और यहाँ जहाँ मिली है वहाँ क्या हुआ है, उपचयन। तो ये इस समीकरण में दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स या उपापचयन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार की संक्षारण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ऐसी अभिक्रिया का नाम जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो अभी अपन ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन।
क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपके पार्ट नंबर पहले के कुछ महत्वपूर्ण हमने क्या देखे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने यहाँ पे देखे हैं। अब आते हैं हम रसायन विज्ञान का अगला चैप्टर, अगला पार्ट, जिसका नाम है आपका अम्ल एवं क्षार। तो कोई विलयन लाल लिटमस से नीला हो जाता है। लाल से नीला होना, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि लाल से नीला जब होता है, तो लाल से अगर कोई चीज़ नीला होता है तो वो क्या कहलाता है आपका। तो लाल से नीला जो होना है वो आपको सिग्नल देता है कि वो अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान आपने पता होगा 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम यहाँ पर होता है। ओके, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ अम्ल नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्षार। क्या होगा, क्षार होगा। नीला हो रहा ना, तो नीले में होता है क्षार। उस क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको 7 से ज़्यादा एक ही नंबर दिख रहा, 10, तो उसका पीएच हो जाएगा 10, है ना। लाल लिटमस से नीला होना मतलब अगर कोई लिटमस पेपर है वो लाल से नीला हो जाता है तो मतलब वो क्या है, वो एक प्रकार का क्षार है। वो क्षार का जो मान होता है पीएच मान, वो कितना होता है, 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा आपको 10 दिख रहा, 10 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है ना। कोई विलयन है जो अंडे के जो कवच होता है उसका बाहर की जो लेयर होती है उससे अभिक्रिया करके क्या करता है, गैस उत्पन्न करता है जो पानी को दूधिया कर दी। वो गैस पानी को कैसा कर देती है, तो उस विलयन, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका क्या, उसका नाम है आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml लिया आपने, HCl लिया आपने 8 ml, तो उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब ये क्योंकि एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, वो ये सॉरी ये क्षार है और ये अम्ल है। अम्ल और क्षार अगर हम 10 ml क्षार लेते हैं और 8 ml अम्ल लेते हैं तो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो आगे बताया गया है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन को 20 ml लें। अगर ये इसकी मात्रा को डबल कर दें तो इसकी मात्रा भी डबल करना पड़ेगी ना। तो HCl का कितना होना चाहिए, तो 16 ml उसके अंदर होना चाहिए। अपच, अपच का उपचार करने के लिए, अपच मतलब आपका जब पेट खराब हो जाता है, कोई चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम साधारण तरीके से, घर के अंदर भी अगर करते हैं तो जो भी हम उसको सही करने के लिए जो उस समय लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें एंटी एसिड के अंदर आती है। चाहे वो आप कुछ भी ले रहे हैं, है ना, चाहे वो आप मीठा सोडा ले रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको एंटी एसिड। जल का पीएच मान, जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान होता है 7। अम्ल का जो होता है 7 से कम होता है। क्षार का जो होता है वो 7 से अधिक होता है ना। 7 से 7 होता है आपका किसका, उदासीन चीज़ों का, जैसे कि जल का होता है। अम्ल का होता है 7 से कम और क्षार का होता है 7 से ज़्यादा। और पीएच जो रेंज होती है, जो स्केल होती है, उसकी टोटल रेंज कहाँ होती है, 0 से लगा के 14 तक। रिक्त स्थान देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके कैसे, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं वो। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जैसे कि अपन धातु ले लो, जैसे मैग्नीशियम, और उसके साथ ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय है ना। और जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो एक प्रकार के कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जल एक प्रकार का कैसा है, तो जल जो है आपका उदासीन के अंतर्गत आता है, अभी मैंने आपको बताया है ना। अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा कर देता है, तो नीले लिटमस को वो कर देता है लाल।
वो क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है। सिरके में अम्ल होता है, जो सिरका होता है उसके अंदर एक अम्ल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल। ठीक है, हम सत्यासत्य की ओर ध्यान देते हैं। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये क्षार नहीं है। यहाँ पर हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन उसके यौगिक। जहाँ OH लगा होता है, जहाँ OH लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो एल्कोहल के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज और फेनोफेथलीन जो होता है वो कैसा होता है, वो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो बिल्कुल ये अम्ल क्षार सूचक होते हैं। जैसे लिटमस पेपर होता है, मेथाइल ऑरेंज होता है, फेनोफेथलीन होता है, आपका हल्दी होता है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये अम्ल क्षार को सूचित करने के काम आती है कि कोई भी जो केमिकल है, जो रसायन है वो अम्ल या क्षार, इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। NH3 एक अम्ल है क्योंकि H है इसमें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। H+ होना, H होना अम्ल की निशानी नहीं है। जब उसको पानी में डालेंगे वो और H+ अलग हो जाए तो उसको हम अम्ल बोलते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक है, तो बिल्कुल लिटमस जो है एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो CO एक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है। आगे देखते हैं, सही जोड़ी जो है आपका यहाँ पे है, तो पहला है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है एक और नाम है वो आपका क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खाने का जो सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है उसको हम यहाँ देखेंगे। खाने का जो सोडा होता है वो किस प्रकार से, यहाँ पे क्या आंसर उसका आने वाला है, खाने का जो सोडा है उसका, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ हम देख लेते हैं, खाने का सोडा हम बाद में देख लेंगे। चौथे नंबर पे देखिए आप सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है एक प्रकार से, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो है, इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को बनाने में काम आता है। आगे खाने का जो सोडा है वो यहाँ पर, खाने का जो सोडा वो प्रति अम्लीय में आता है। धावन सोडा जो होता है कांच के निर्माण में यहाँ पर काम आता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, अब ये कुछ अम्ल और क्षार हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पर होता है, लैक्टिक अम्ल, तो बिल्कुल दही के अंदर जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल होता है। एसिडिक अम्ल कहाँ होता है, तो एसिडिक अम्ल होता है आपके काय के अंदर, फर्स्ट का यहाँ पर देखेंगे हम तो D आया है। एसिडिक अम्ल जो है वो किस में होता है, तो अभी हमने पढ़ा सिरके के अंदर होता है एसिडिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है, तो नींबू के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल। और ऑक्जेलिक होता है आपके टमाटर के अंदर। ये अलग अलग याद रखना पड़ेगा, इसको कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, सीधा किसके अंदर कौन सा होता है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं, 5 प्रकार के जो आपके अम्ल क्षार चैप्टर में देखे रखे हैं। सभी के आपको क्या याद होना चाहिए, साधारण नाम और आपके रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका CaSO4 हाफ H2O, तो इसको लिखते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है। साधारण नमक आपको पता है NaCl, इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। ब्लीचिंग पाउडर, अभी हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नाम अगर हम देखेंगे तो क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी
और आगे क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। बुझा हुआ चूना जो है ये इसका सूत्र होता है और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है CaOH2, इसका फॉर्मूला है। तो ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल अम्ल जो है आपका HCl है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये कुछ यहाँ पे हैं जो आपको नाम याद रखना है। जिप्सम का इसमें देके नहीं रखा, जिप्सम का मैं आपको अलग से बता देता हूँ। CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला होता है। काय का होता है ये, जिप्सम का। ये भी महत्वपूर्ण है ना। शुद्ध जल का pH मान, एक शब्द में उत्तर देना अब इसको हमें। तो अभी हमने देखा 7 होता है। अम्लों का pH परिसर क्या होता है, तो 0 से 7 तक होता है, या 7 से कम भी हम लिख सकते हैं। अम्लीय है ना। क्षारों के pH मान का परिसर क्या होता है, तो ये अम्ल का होता है, और क्षार का कितना होता है, 7 से लगा के तो 14 तक। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, तो जब दोनों चीज़ें प्रबल हैं, यहाँ पे अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, उसकी प्रकृति रहेगी उदासीन। कैसी रहेगी, उदासीन। जो प्रबल होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई। अब प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार, तो प्रकृति कैसी होगी, प्रबल क्या है, अम्ल है ना, तो प्रबल यहाँ पे अम्ल है, तो उसकी प्रकृति हो जाएगी आपकी अम्लीय प्रकृति। आगे है आपका प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। यहाँ प्रबल क्या, क्षार है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति का ये हो जाएगा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उससे बनता है क्या, लवण और जल बनता है। उससे क्या बनता है, लवण और जल। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिख करके। जैसे हमने लिखा NaOH, ये क्षार है और ये अम्ल है, तो क्या बनेगा यहाँ NaCl और H2, तो ये लवण है और ये जल है ना। अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। अम्ल जो होते हैं धात्विक कार्बोनेट, जैसे कि धात्विक मतलब धातु के जो कार्बोनेट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके अम्ल क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कौन सी गैस निकालते हैं, तो वहाँ निकालते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं कौन से, 8वें की। धात्विक कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करके, अम्ल 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 की अभिक्रिया करके, अम्ल की अभिक्रिया करके। ये प्रश्न में समझा रहा हूँ आपको 8वां, ठीक है। कौन सी गैस निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं CaCO2 और उसके बाद में यहाँ पे बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। आगे कौन सा है, आगे है आपका 9वां, तनु अम्ल एवं धात्विक अभिक्रिया करके कौन से रंगहीन गैस, है ना। तनु अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, है ना, कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन H2। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं जब अम्ल और क्षार मिलते हैं। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए, कठोर जल जो होता है उसको मृदु करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, सोडियम का, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम वहाँ करते हैं।
अभी मैंने बताया CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम जो है, जो साधारण नाम होता है इसका, विरंजक चूर्ण। और अगर रासायनिक नाम की बात करें तो आप मुझे लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने बताया है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। किससे अभिक्रिया करके? क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो है आपका क्या? बूझा हुआ चूना या CaOH2 बूझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ये जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, किससे? क्लोरीन से, तो क्या बनता है? CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण यहाँ बनता है। तो ये दो पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट करे हैं। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने प्रॉपर तरीके से जो आपके पार्ट हैं, चैप्टर हैं, उनका अध्ययन करा होगा, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगे। पार्ट पढ़ने के बाद अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस चीज़ के लिए मैं आश्वस्त हूँ। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं का गुण होता है? अब पार्ट नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। मैंने आपसे बोला है कि जितने भी रासायनिक विज्ञान के पार्ट, जितने भी हमारे क्या हैं, केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं हमारे रसायन विज्ञान के, वो सारे मैं एक वीडियो में कराऊंगा आपको। तो ये पार्ट नंबर 3 यहाँ पर है। धातुओं में प्रदर्शित, देखिए ये प्रश्न फिर आया नहीं होता है। तो देखिए विद्युत का संचालन होता है, ध्वनिक प्रकृति उसके अंदर होती है, चमकहीनता उसके अंदर नहीं होती है। चमकीला होता है, चमकहीनता का मतलब जो चमकीला नहीं हो। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता, है ना। तार किस चीज के बनते हैं तो आपको पता हो, धातुओं के तार बनते हैं। और उस जो धातुओं के तार बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम? तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम तन्यता। क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कॉपर का तार होता है, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, इनके सबके तार होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हैं धातु। कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। तो देखिए अब NaCl, देखो पहले मैं बताता हूँ NaCl और कॉपर। अब ये कॉपर इस Na को कब हटा पाएगा? जब कॉपर ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो, ज़्यादा। तो लेकिन कॉपर तो क्या होता है, एक आपने सीरीज देखी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सारे मेटल अरेंज होते हैं, सारे धातुएं अरेंज होती है। तो वहाँ जो ऊपर के धातु होती है वो नीचे की धातु को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे की धातु ऊपर की धातु को नहीं होती है। तो उसमें सोडियम तो सबसे ऊपर होता है और कहीं ना कहीं कॉपर नीचे होता है। तो नीचे वाली धातु ऊपर वाली की धातु को रिप्लेस नहीं कर सकती है, तो ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से MgCl2 और एल्यूमिनियम, तो Mg मतलब मैग्नीशियम भी ऊपर होता है और एल्यूमिनियम नीचे होता है। FeSO4 इसमें भी इस प्रकार का ही होता है, तो यहाँ पर ये भी संभावना नहीं है। लेकिन चौथा जो है आपका AgNO3 और कॉपर, AgNO3 और कॉपर। तो कॉपर क्योंकि क्या होता है, कॉपर ऊपर होता है Ag से, इसलिए कॉपर इसको हटा सकता है। तो कॉपर यहाँ हटा देगा तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी। लोहे के फ्राइंग पैन बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो जो जिंक की परत उस पर चढ़ा दी जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना। काहे की पूछ रहा हूँ? लोहे की फ्राइंग पैन, जो तपेली होती है, भगोनी होती है, उस पर। अगला है आपका, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। अगर कोई धातु जो है ऑक्सीजन से क्या करे, रिएक्शन करे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, तो क्या करे वो, उच्च गलनांक वाला, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों को जिंक की बजाय जिंक की बजाय काय से, टीन से लेप किया जाता है, जिनमें क्या रखे जाते हैं, फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं। जिंक से नहीं करते हैं,
टीन से करते हैं। क्यों? तो उसका है ना, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक, मतलब जिंक जल्दी क्या करता है, रिएक्शन करता है। हमें रिएक्शन नहीं कराना, इसलिए वहाँ टीन का उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, यहाँ हमें ध्यान रखना धातु कौन सी होती है वो, तो वो होती है धातु आपकी मर्क्यूरी। अगर अधातु की अगर बात करें तो अधातु क्या होती है, आगे आएगा। ये आपको यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अभी मैंने बोला कि एक रिएक्शन विद रिएक्टिविटी सीरीज है आपके चैप्टर में, वहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, सोडियम हमेशा रिएक्शन करती है तो सबसे क्रियाशील होती है। सोडियम और सोडियम ना हो तो फिर पोटेशियम भी क्रियाशील धातु है। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो तन्यता भी हमने देखा है, विद्युत चालकता होती है, आघातवर्धनता होती है ना। आघातवर्धनता मतलब अगर उसको हम पीटते हैं किसी भी धातु को तो वो फैलने का काम करती है, लेकिन भंगुरता नहीं होती है। अब भंगुरता क्या होती है, तो किसी भी चीज़ को आपने पीटा और वो सीट में ना चौड़ा ना होते हुए क्या हो, बिखर जाए। जैसे चौक, चौक पे अगर हम क्या करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे तो वो ये बताओ कि सीड बनेगी कि पाउडर बनेगा, पाउडर बनेगा, तो उसी को बोलते हैं भंगुरता। तो ये किसके अंदर नहीं होती है, मेटल के अंदर, धातुओं के अंदर नहीं होती है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो बिल्कुल ये होती है सुचालक, मतलब इनके अंदर क्या होता है, विद्युत भी चलती है, इसीलिए विद्युत के तार काय के होते हैं, धातुओं के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। और विद्युत उष्मा, उष्मा हमारे घरों के अंदर भी जो हम बर्तन यूज करते हैं उसमें उष्मा की सुचालक वाली चीजें यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। अगला है आपका आघातवर्धिता एवं तन्यता का प्रमुख गुण। प्रमुख गुण काय में होता है ये, तो अभी मैंने बताया ये होता है आपका धातुओं के अंदर। किन के अंदर होता है, ये होता है किन के अंदर, धातुओं के अंदर। भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण, भंगुरता का प्रमुख गुण क्या है, तो भंगुरता का प्रमुख गुण है आपका क्या, काय के अंदर होता है, तो अधातुओं के अंदर होता है, ना कि धातुओं के अंदर होता है। चौथे, अधातुएं प्राय विद्युत की, तो सुचालक, सुचालक का उल्टा कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक, इनके अंदर बिजली नहीं चलती है। अधातुएं जितनी भी होती है, प्राय अधातुएं क्या होती हैं, गैस। धातुओं का थर्मामीटर बैरोमीटर में उपयोग किया जाता है। पांचवा है आपका का उपयोग थर्मामीटर बैरोमीटर, जो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर के यहाँ पे आपने कभी देखा होगा, तो उसमें जो लगा हुआ जो अंदर उसके अंदर लिक्विड होता है वो काय का होता है, वो होता है पारा, या जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को, जब दो या दो से अधिक धातु मिल जाती है तो उसके मिश्रण को क्या कहते हैं, उसके मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। सत्य असत्य की तरफ चलते हैं अपन, तो सत्य असत्य, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल सही है, सोडियम सबसे क्रियाशील है। दो धातुओं के संगम मिश्रण को मिश्र धातु। दो अधातुओं के, देखिए अधातु लिखा, अभी अपन ने पढ़ा धातुओं के मिश्रण को, तो ये बिल्कुल नहीं होते, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अभी अपन ने पढ़ा है कि बिल्कुल क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु होती है तांबा। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ओके, क्षमा चाहता हूँ, चौथा जो है आपका स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मिश्र धातु, तो कांसा जो है आपका, कांसा जो है आपका एक प्रकार की क्या है,
मिश्र धातु हैं। आयोडीन अधातु कैसा होता है? आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकीला होता है। वो कैसा होता है? चमकीला होता है। सोडियम क्या होता है? इसमें और भी है, ठीक है। सोडियम जो होता है अति क्रियाशील धातु होती है, तो जो सोडियम का आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, अति क्रियाशील। उसके बाद में द्रव धातु, तो आपको पता है द्रव अधातु। अभी मैंने बोला द्रव धातु की अगर बात करें तो क्या आता है? मर्क्यूरी, लेकिन अधातु यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। विद्युत की सुचालक अधातु, ऐसी अधातु जो विद्युत की, क्योंकि प्राय जो अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ को बोला ऐसी अधातु, एक अधातु जो सुचालक हो। तो आपको पता है ग्रेफाइट जो है, ये यहाँ पे ग्रेफाइट है, बी वाला ऑप्शन आएगा उसका आंसर। तो ग्रेफाइट कैसी होती है? ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के आपने 2 से 3 अपरूप पढ़े होंगे, उसमें से एक क्या होता है? हीरा होता है। हीरे के अलावा क्या होता है? ग्रेफाइट एक आपके कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। 3 आपने पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा होगा हीरा जो कार्बन के अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन या C60। धातु जो होती है ना, धातु जो होती है सुचालक होती है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम एक वाक्य की तरफ चलते हैं। इसमें एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं हमारे, आगे क्या है? विद्युत की सुचालक। एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उसको हम बोलते हैं ध्वनिक। जो धातु होती है, धातु लोहा हुआ, आपका स्टील हुआ, उसको बजाना, स्टील सॉरी धातु नहीं, मिश्र धातु है। एक तो आपका लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इसको अगर हम मारते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ध्वनिक। ठीक है। दूसरा है आपका क्या? धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो धातुओं की जो गुण, धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे कि आपका सोना हुआ, चांदी हुई, सब चमकीली होती है, तो उसको उसकी जो गुण होता है उस गुण को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है धात्विक गुण। धात्विक गुण। तीसरा हम देखते हैं पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है। तो अगर एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु क्या हो, आपका पारा हो, तो वो कहलाती है अमलगम। क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है ना? तो उसकी जो अशुद्धियाँ होती है उसको अपन बोलते हैं गैंग के नाम से उसमें बोला जाता है। अयस्क जो निकलते हैं मिट्टी से, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है ना, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूप, अलग अलग रूप में पाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? अपरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरूपता। ठीक है, तो पांचवें आंसर की तरफ, जब कोई प्रकृति, क्षमा चाहता हूँ, पांचवा आंसर बताया। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होती है। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में दो धातुएं होती हैं। एक तो होता है उसमें आपका सोना, जिसका सिंबल होता है आपका Au, और एक होता है प्लेटिनम, या कहीं कहीं पे आपको सिल्वर भी लिखा मिलेगा, लेकिन आप तो यहाँ लिखेंगे क्या? एक तो सोना और एक प्लेटिनम। ये दो ऐसी धातुएं जो होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, मतलब ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक, धातुओं के ऑक्साइड करने के लिए उसमें जो विधि का उपयोग होता है उस विधि का नाम क्या है? तो उस विधि का नाम है अपचयन। ऑक्सीजन वहां से निकाल दी जाती है। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है ना, आसानी से उसके अंदर जंग नहीं लगती है? तो वो अभी मैंने बताया सोना। उष्मा की दो सुचालक
जिसके अंदर ऊष्मा चल सकती है ऐसी दो सुचालक, तो ऊष्मा की दो सुचालक कौन कौन सी होती है, तो उनका सिंबल में लिखता हूँ। एक तो होती है कॉपर और एल्यूमिनियम या सिल्वर। ऊष्मा की दो कुचालक जिनके अंदर ऊष्मा नहीं चलती है ना, तो कुचालक में आ जाएगा एक तो आपका लीड आ जाएगा। लीड ये एक प्रकार की क्या होती है, कुचालक होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कह देते हैं अपन मिश्र धातु या मिश्रा धातु। ये हो जाएगा 11वां आंसर आपका। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका जो तीसरा पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब रसायन विज्ञान का एक अंतिम पार्ट हमारे पास में बचा हुआ है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो ये इसके लिए मैं आपको एक अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ये आपका अंतिम और चौथा पार्ट है जो कि अंतिम पार्ट है आपका किसका, रसायन विज्ञान का। वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित है, तो कार्बन आपको पता है अल्प मात्रा में उपस्थित है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। जैसे कि आपको पता होगा जो गैस है उसके गैस के कॉम्बिनेशन के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 78% है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी है, तो 21% है। अब बची हुई केवल 1% गैस है, उसमें भी आपकी कार्बन है। एथेन का आणविक सूत्र है, तो जो एथेन है उसका आणविक सूत्र C2H2 है। अब इसमें क्या पूछा है, बंध कितने हैं, तो हम देखते हैं लिख के। C2H6 मैं यहाँ नीचे आपको समझाता हूँ, यहाँ हम देखते हैं, है ना। कोई चीज नहीं आ रही समझ में, उसको लिख के देख लो। C2 और H6, तो 2 कार्बन लीजिए, उसमें क्या लगाइए, 6 हाइड्रोजन। देखिए सबकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसमें क्या पूछा उसने, बंध पूछे, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो कितने हैं, 7 बंध यहाँ पर है। बस इतना आसान प्रश्न देख करके हमें उसको बताना है। कोई सा भी इसके अंदर फॉर्मूला आ सकता है ना। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक किसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो किसका समूह है, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है। जिसमें नॉन लगा है वो कैसा होता है, वो होता है आपका कीटोन के परिवार का एक सदस्य है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की नीचे की तली जो है वो क्या हो जाए, काली पड़ जाए, भगोनी आपकी तपेली काली पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है, तो ईंधन पूरी तरह से, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ये तो नहीं है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। जो ईंधन है जिस पर भी आप खाना पका रहे हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, उसका कुछ रूप जो है क्या बन रहा है, वो काली परत बना रहा है। कार्बन की संयोजकता आपको पता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसकी संयोजकता भी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता अभी हमने देखा 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। क्षमता अधिक होती है किसमें, तो कार्बन जो होता है, कार्बन में संकलन क्षमता, संकलन क्षमता की बात करें तो ये इस प्रकार से कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है। सिरका में अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर होता है। शराब या वाइन जिसको हम बोलते हैं वो काय से बनती है, तो बनती है आपकी एथेनॉल से, एथेनॉल से बनती है ना। यौगिकों में सामान्यता का गुण पाया जाता है, तो किन में, कार्बनिक के जो यौगिक होते हैं या कार्बन से बने यौगिक, उनमें सामान्यता का गुण पाया जाता है। अगला है आपका सत्य असत, CHO एल्डिहाइड एल्केनल का सामान्य सूत्र है, तो बिल्कुल सही है। इस सूत्र के थ्रू हम एल्केनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, तो ये विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता है। विद्युत संयोजी बंध वो बनाते हैं जो आयन का आदान प्रदान करते हैं।
अगला है आपका क्या, अगला है यहाँ पर आपका कुछ प्रश्न और बचे हैं। RCOR कीटोन जो है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र है, तो बिल्कुल कीटोन जो है आपका C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा हुआ है, CO लगा हुआ है, मतलब ये कीटोन का सामान्य सूत्र है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त होता है जिसमें कौन सा आता है, एल्केन, और बाकी के दो होते हैं असंतृप्त, जिनके अंदर क्या आता है, असंतृप्त होते हैं जिनके अंदर आता है आपका एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों असंतृप्त हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका पांचवा। अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है +2, है ना। एल्कीन का जो होता है CnH2n, एल्काइन का जो होता है उसमें से वो दो और घटा दो, है ना, दो दो कम करते जाएं। सबसे पहले CnH2n +2 एल्केन का, इसमें से दो हटा दो CnH2n, ये हो जाएगा आपका किसका, एल्कीन का, और इसमें से भी दो हटा दो तो ये हो जाएगा आपका एल्काइन का। उसके बाद में है आपका एल्केनॉल का सामान्य सूत्र। एल्केनॉल जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो ऑल है, मतलब ये कहीं ना कहीं OH दर्शाएगा, ये इसका सामान्य सूत्र है। कार्बनिक कार्बोसाइक्लिक एसिड, जो कार्बोसाइक्लिक एसिड होता है उसके अंदर C डबल बॉन्ड और H लगता है। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। एल्केन के प्रथम सदस्य, एल्केन जो है उसका प्रथम सदस्य, तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं CnH2n +2, n की जगह रखो 1, 1, n की जगह फिर 1 +2, तो ये हो जाएगा CH4। जहाँ एक कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, मीथ, हाँ कि ना। वो जो जब ये एक ही बंध से जुड़े हों इस प्रकार से, तो इसको एक बंध से जुड़े रहते तो n बोलते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन इसका नाम है। तो इस प्रकार से आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला है CH4 और नाम है इसका मेथेन। एल्कीन की समजातीय एल्कीन, है ना। अब एल्कीन का जो पहला होता है सदस्य वो एक कार्बन वाला नहीं होता है। एल्कीन का फॉर्मूला भी अपन ने देखा CnH2n, एक कार्बन वाला नहीं होता है। क्यों, कारण है उसका, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी दो बंध नहीं लगते हैं, तो दो से शुरू होता है ये, तो C2H2 × 2, तो C2H4, इस प्रकार से इसका बनता है C2, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि ईन है, और बाकी के दो बंध यहाँ जुड़ जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन वाले को बोलते हैं ईथ, क्या बोलते हैं, ईथ। सब दूर हाइड्रोजन लगे हैं, एक जगह डबल बॉन्ड लगा है, तो ईन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इथीन। क्या हो जाएगा, इथीन, या इसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, एथीन। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया C2H4। तीसरा प्रश्न है आपका एल्काइन का पहला सदस्य, तो जिस प्रकार से वहाँ पे अभी अपन ने देखा क्या, एथीन, इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, उसके अंदर दो और कार्बन कम कर दो हाइड्रोजन, तो C2H2, और इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। चौथा जो है आपका एल्केनॉल, प्रथम सदस्य का नाम हमने यहाँ बता दिया है। एल्केनॉल समझिए, प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र एल्केनॉल का, है ना। एल्केनॉल मतलब नॉल मतलब OH वहाँ पे लगा होगा, तो अभी अपन ने देखा तो वो हो जाएगा आपका मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करो, कम कर दो, और वहाँ पे क्या जोड़ दो, OH, हाँ कि ना। इसका जो है फॉर्मूला भी इस प्रकार से बनता है 1 2 3, यहाँ सब दूर क्या, हाइड्रोजन, और एक जगह का लग जाएगा आपका OH, तो CH3OH इसका
नाइक, एल्के नाइक का प्रथम सदस्य का नाम बताना है हमें। तो इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल इसका नाम होता है। और उसको फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो C≡H। छठा है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक तरीके से पेंटेन को हम बना सकते हैं? तो पेंटेन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से हम बना सकते हैं। ये पेंटेन का समान संरचना हो जाती है 3 तरीके से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, दिए गए कार्बन संकलन अभिक्रिया है तो कितने संकलन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे 2 आंसर आपके यहाँ पे आएंगे। एक तो आ जाएगा आपका क्या, C3H6 और एक आ जाएगा आपका C2 और H2। तो इस प्रकार से आई थिंक जैव प्रक्रिया में अभी आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे बायो के। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे रसायन के थे। आपको आई होप समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लगातार 2 बार देखेंगे तो और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपकी आने वाले समय में हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बाय। आने वाले समय में मैं आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।